एरियन 5 के रॉकेट के बारे में। उससे पहले विशेष सूचना ये देनी है आप सभी को कि आप सभी लोगों में जो लोगों ने एरियन 5 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को जाके अवश्य देख लीजिए। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये रॉकेट क्या है। आज हम लोग बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इस रॉकेट को कैसे बनाया गया और इसकी क्या-क्या खासियतें हैं और इसके कौन-कौन से इन्होंने इसने मिशन लॉन्च किया और इसके फ्यूचर में आगे चल के कौन-कौन से प्रोग्राम है इस रॉकेट को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें क्रायोजेनिक मेन स्टेज का उपयोग किया जा रहा है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये विंची 2.1 इंजन है और ये क्रायोजेनिक स्टेज में इसका उपयोग होता है। एरियन 5 का क्रायोजेनिक स्टेज का नाम है, क्या नाम है इसका? H173 इसके क्रायोजेनिक स्टेज का नाम है और ये मेन स्टेज है। और H158 मेन स्टेज 5G याद रखिएगा। ये 72 स्टेज 73 H173 स्टेज है और इसका एक और वर्जन है जिसका नाम है H158। इसका उपयोग किस किस रॉकेट में होता है? इसका उपयोग होता है एरियन 5G इसके जी वाले वर्जन में, जी वाले वर्जन में और जी प्लस वाले वर्जन में और जीएस वाले वर्जन में किसका उपयोग होता है? वाले वर्जनों में एरियन 5 किस वाले वर्जनों में H1 इसके इस वाले वर्जन में H158 वाले वर्जन का उपयोग होता है, जबकि एक और इसका है 172 H172 जो कि लेटेस्ट ईसीए वाले वेरिएंट में इसका उपयोग होता है। इसे ईपीसी कहते हैं। ईपीसी का मतलब होता है क्रायोजेनिक मेन स्टेज और यह एक बड़ा टैंक जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? इसके टैंक की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। इसके टैंक की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप सब लोग नोट करते जाइएगा। और इसमें दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। कितने कंपोनेंट लगे हैं? दो। और एक ऑक्सीजन का टैंक और दूसरा हाइड्रोजन का टैंक। दो टैंक इसमें है। आपको पता होगा कि जो क्रायोजेनिक स्टेज होता है उसमें दो टैंक होता है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इसमें वुल्काइन 2 इंजन लगा हुआ है। कौन सा इंजन लगा है? वुल्काइन 2 इंजन लगा हुआ है इसमें, जो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा था। और जिसका वैक्यूम में थ्रस्ट यानी इसका वैक्यूम में थ्रस्ट कितना है? 1390 किलो न्यूटन। आप सभी लोग नोट करते रहिएगा इसको, 1390 किलो न्यूटन। और ये जो H173 वाला ये स्टेज है, इसका जो वजन है लगभग 189 टन है। लगभग 189 टन के आसपास इसका वजन है, जिसमें कि इसका 175 टन लगभग 175 टन तक इसमें प्रोपेलेंट भरा जा सकता है। और स्टेज का फ्यूल खत्म होने के बाद एटमॉस्फेयर में री इंटर होकर समुद्र में गिर जाता है। यानी जो ये वाला इसका जो टैंक होता है, ये जब फ्यूल इसका खत्म हो जाता है तो ये समुद्र में गिरकर खत्म हो जाता है। चलिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसआरबी बोलते हैं। चलिए अब इसकी एसआरबी की बात करते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर इसका पूरा नाम होता है। इसमें दो इसमें याद रखिएगा पी 2P241 नाम के बूस्टर का उपयोग होता है। जबकि एरियन जी और एरियन जी प्लस में ये दोनों दो प्रकार के जो इसके वेरिएंट है, इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें P238 का उपयोग होता है।
तो चलिए आगे बात करते हैं। आपको आगे बता दें कि जो इसमें एसआरबी लगाया गया है, जो इसमें एसआरबी का प्रयोग हो रहा है, उसमें दो तरह का एसआरबी का प्रयोग होता है, जिसमें P241 ये इसके लेटेस्ट वर्जनों में उपयोग होता है, जबकि एक और इसका वर्जन है P138 ये जी प्लस वाले वर्जन में इसका उपयोग होता है। इसमें लगभग इसके जिसका नाम ईएपी है, ईएपी इसका नाम है, और 77 टन फ्यूल भरा जा सकता है। कितना फ्यूल भरा जा सकता है? 77 टन। और जिसका जो थ्रस्ट है लगभग 7,800 किलो न्यूटन है। और जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट को अलग अलग हिसाब से मापा जाता है। जैसे कि दुनिया में कुछ ही ऐसे रॉकेट है गिने चुने जिनके थ्रस्ट को मेगा न्यूटन में मापा जाता है। ये क्या, के का मतलब होता है किलो न्यूटन। इसके बाद न्यूटन होता है। जैसे किसी भी आप अगर नाइन्थ में पढ़े होंगे कि बल जो फोर्स होता है, फोर्स का जो मात्रक होता है, जो उसका मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। तो फोर्स की मात्रा को न्यूटन में मापते हैं, और न्यूटन से जब किसी चीज को मापा जाता है तो अधिक हो जाता है तो उसको किलो न्यूटन, इसी प्रकार करके किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन और गीगा न्यूटन में मापा जाता है। फिर टेगा न्यूटन में भी मापा जाता है। तो ये जो मात्रक होते हैं, इसी प्रकार के मतलब जितना एग्जॉस्ट, जितना बल कोई रॉकेट किसी तीसरे वस्तु पे लगाता है उसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, यानी कितना पावर से उसको धकेल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको बता दें कि जो इसका एल्यूमिनियम पर क्लोरेट, इसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसमें एल्यूमिनियम पर क्लोरेट का 68% उपयोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचटीपी बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में एचटीपी। देखिए एल्यूमिनियम पर क्लोरेट का उपयोग कितना होता है? 61%। फिर उसके बाद से इसमें एल्यूमिनियम फ्यूल का इस्तेमाल होता है 18%, यानी 18% एल्यूमिनियम फ्यूल का। एल का मतलब एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम फ्यूल का इस्तेमाल कितना होता है? 18%। फिर उसके बाद से 14% एचटीपीबी का उपयोग होता है, जिसे हाइड्रोजन टर्मिनेटेड पोलर ब्यूटाडाइन के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम इसका है। ये 14% इसमें उपयोग होता है। और ध्यान से देख लीजिए, इसमें 68% एल्यूमिनियम पर क्लोरेट, जैसे AlP कहते हैं, एल्यूमिनियम पर क्लोरेट का उपयोग होता है 68%, जो कि हाई अमाउंट, यानी सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? एल्यूमिनियम पर क्लोरेट का 68%। उसके बाद 18% एल्यूमिनियम फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और एचटीपीबी का उपयोग 14% होता है। इसका प्रोपेलेंट होता है, ये टोटल मिला के प्रोपेलेंट होता है। ठीक, यह 130 सेकंड तक जलता है। कितना जलता है? 130 सेकंड तक इसको जलाया जाता है, और इसके बाद ये समुद्र में गिर जाता है। इसको समुद्र में डूबने दिया जाता है, लेकिन इसे स्पेस शटल के बूस्टर की तरह रिकवर नहीं किया जाता है। जैसे अगर आप स्पेस शटल का बूस्टर देखेंगे तो उसके बूस्टर को रिकवर किया जाता है। रिकवर करके फिर से उसे रिफॉर्मेंस करके उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। डिसमेंटल करने के बाद फिर से उसी का एक नया बूस्टर बना दिया जाता है। लेकिन इसको जब ये समुद्र में गिरता है तो इसको रिकवर नहीं किया जाता है, बल्कि समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे ये खत्म हो जाता है। लेकिन एरियन 5 का बूस्टर को रीयूज नहीं किया जा सकता। 2009 में एरियन 5 के ईएसए वाले वेरिएंट के, याद रखिएगा, ईएसए वाले वेरिएंट के 2 बूस्टर को रिकवर कर लिया गया और उसे टेस्ट के लिए गुआनासिस स्पेस सेंटर भेजा गया। एक ऐसी ही रिकवरी 2003 में भी किया गया था, लेकिन इस रिकवरी का कोई फायदा नहीं हुआ, और फ्रांस को ये टोटल कोई मतलब कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उनको रिकवर करने का ये मतलब कि सिंपल सा बात ये रहा कि उससे अच्छा है कि हम लोग नया बना लेंगे। जितना उसको रिकवर करने से, रिकवर करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि जाओ उठा के लेके चले आओ, कोई थोड़ी है। उसके लिए बड़े बड़े बोट की जरूरत पड़ती है। फिर उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको लाना, उसमें जो चीजें हैं उसको मतलब हटाना। जैसे मान लीजिए फ्यूल उसमें है, उसको अलग करना, अलग करने के बाद उसको डिसमेंटल करना, फिर बनाना, ये सब में बहुत ज्यादा खर्चा आता था। इससे अच्छा ये था कि मतलब उसको नया बना लिया जाए। फ्रांस के एक आईसीबीएम था जिसका नाम था M41 SLBM, यानी एसएलबीएम में आईसीबीएम, इसको एसएलबीएम और आईसीबीएम में बहुत अंतर होता है। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और एसएलबीएम का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसे इसकी की टेक्नोलॉजी से, फ्रांस की इसी टेक्नोलॉजी से ये कुछ मिलता जुलता है। चलिए इसका सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेज के बारे में आपको बता दें कि इसका सेकंड स्टेज जिसे एरियन 5G जो वाला वेरिएंट है, एरियन का 5G वाला वेरिएंट, ये वाला 5G नहीं है जो आने वाला है, ये दूसरा 5G है। इसका नाम ईपीएस है। क्या नाम है इसका? ईपीएस। इसको ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मतलब होता है स्टोरेबल प्रोपेलेंट स्टेज। ठीक,
और इसमें मोनोमेथाइल हाइड्रोजन का उपयोग होता है, यानी MMH का मोनोमेथाइल हाइड्रोजन का इसमें उपयोग होता है। आप लोग सबको नोटेट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता दें कि इसका फ्यूल के रूप में किसका उपयोग होता है, मोनोमेथाइल हाइड्रोजन का। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजर के रूप में, ऑक्सीडाइजर के रूप में N2O4 UDM का उपयोग होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इसमें उपयोग होता है ऑक्सीडाइजर। और इसमें लगभग 10 टन, इसमें लगभग 10 टन तक के प्रोपेलेंट को भरा जा सकता है। और इसमें 9.8 टन तक, कितना, 9.8 टन तक लॉन्ग टर्म और 11 टन तक शॉर्ट टर्म के लिए प्रोपेलेंट भरा सकता है। जिसको नहीं समझ में आता है वो जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अगर आप हल्के सेटेलाइटों को रख रहे हो तो आप अधिक फ्यूल डालोगे इसमें, अगर आप भारी सेटेलाइटों को रख रहे हो तो कम फ्यूल डालोगे, क्योंकि जगह वो ज्यादा लेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको बता दें कि इसमें ईपीएस को इम्प्रूव करके एरियन 5G प्लस ईपीएस वाले वर्जन को, ईपीएस एक स्टेज का नाम है, कोई वर्जन का नाम नहीं है एरियन के, तो इसी को इम्प्रूव करके, यानी इसी मतलब स्टेज को इम्प्रूव करके, जिसको सेकंड स्टेज को ही ईपीएस के नाम से आना था, इसका मतलब होता है स्टोरेबल प्रोपेलेंट स्टेज। और इसको 5G यानी कि जो उसका 5G वाला वर्जन था, 5G प्लस वाला और जीएस वाला जो वर्जन था, इन दोनों को ईएस में उपयोग किया जाता है। यानी इसका जो इम्प्रूव वर्जन है, इम्प्रूव मतलब इसका और अच्छा वर्जन का उपयोग किसमें किया जाता है, 5G में और जीएस में, 5G प्लस में और जीएस में और ईएस वाले वर्जन में इसका उपयोग किया जाता है। और उसका नाम ईएससी है। ईएससी का मतलब क्रायोजेनिक अपर स्टेज, उसका नाम क्या है, ईएससी। ईएससी का मतलब होता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आपको बता दें कि इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इसमें उपयोग होता है। और इसमें जो होता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, याद रखिएगा, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और ईपीएस अपर स्टेज में मल्टीपल इग्नाइटर्स का उपयोग होता है। मल्टीपल इग्नाइटर्स का मतलब ये होता है कि बार बार इसको इग्नाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 2007 में V26 नाम से इसका पहला टेस्ट फ्लाइट हुआ। 2007 में इसका V26 नाम से इसका इसका पहला टेस्ट फ्लाइट हुआ और ये इंजन का टेस्ट हुआ। इसके बाद इसने पेलोड को डिप्लॉय कर दिया। इसके पहले में रिसेट कैपेबिलिटी को भी परखा गया, जो कि 2008 में हुआ था। और इसमें 2 बार जलाकर, रिसेट कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए इंजन बंद किए फिर चालू किए, फिर बंद किए फिर चालू किए, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, रीसेट कैपेबिलिटी बोलते रहते हैं। और 2008 में इसने रीसेट कैपेबिलिटी को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिसमें इसको कितनी बार जला कर देखा गया, 2 बार जला कर देखा गया। और दोनों बार इसने ऑटोमेटेड, इसमें क्या रखा गया था, एटीवी को रखा गया। एटीवी का मतलब होता है एक प्रकार का सैटेलाइट, इसे ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल कहा जाता है। उस सर्कुलर ऑर्बिट में इसको कहाँ पे रखा, सर्कुलर ऑर्बिट में रख दिया। और तीसरी बात, इंजन के बर्न में एटीवी को डिप्लॉय कर दिया, अपने स्टेज को डी ऑर्बिट कर दिया। डी ऑर्बिट का मतलब ये है कि ऑर्बिट में रख के फिर उसको लेके मतलब कि उसको हटा दिया। चलिए इसके फायरिंग की बात करते हैं, पेलोड फायरिंग के। इसका जो पेलोड फायरिंग है, इसकी पेलोड फायरिंग की बात करते हैं। इसमें पेलोड को ले जाने के लिए रग स्पेस से VA 238 नाम से विकसित किया गया, जिसमें चार कंपोजिट रेनल है। कंपोजिट रेनल का मतलब ये होता है कि उसमें जो अंदर लगाया जाता है चारों प्रकार से, मतलब उसका कैसे एरोडायनामिक प्रेशर उस पर पड़ रहा है, इसको मापने को ही हम लोग कंपोजिट रेनल बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसके नोटेबल लॉन्चेस के बारे में। नोटेबल लॉन्चेस के मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट मिशन था,
आगे की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे इसके नोटेबल मिशन के बारे में और इसके फ्यूचर मिशन के बारे में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियो करके मैं आपको दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।